बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बेल। क्लास सेकंड ईयर के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई गई है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें प्रैक्टिकल पेपर का पैटर्न बताया गया था, तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मेरे चैनल पे वो पहले प्रीवियस वीडियो लाजमी वॉच करें और इस वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक लाजमी वॉच करना है, केयरफुली सुनना है, क्वेश्चंस नोट करने हैं और याद करते जाना है ताकि आप सबका वाइवा बहुत अच्छा हो। स्टूडेंट्स, अगर आप आंसर शीट बहुत अच्छी भी कंप्लीट कर लें लेकिन वाइवा आप अच्छा ना सुनाएं तो देन आपके मार्क्स फुल बाय फुल नहीं आएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 50 बाय 50 मार्क्स लें तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह फ्यूचर में जल्दी ही आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी कोर्स स्टार्ट करूंगी। ये आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है, आप सबने इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। चैनल को लाइक भी किया करें और कमेंट में मुझे बताया करें कि आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है वाइवा की एंड प्रैक्टिकल पेपर की, और आफ्टर प्रैक्टिकल एग्जाम मुझे बताना भी है कि आपका प्रैक्टिकल पेपर कैसा हुआ है। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मैंने कंप्यूटर की आपकी फर्स्ट ईयर की बुक को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है। लेट्स स्टार्ट इट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक से हैं और उससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं 36 से ऑनवर्ड 88 तक सेकेंड ईयर की बुक के हैं। इसमें 88 क्वेश्चंस टोटल मैंने डिस्कस किए हैं। जब आपसे वाइवा सुना जाता है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों बुक से सुना जाता है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा एंड इट गिव्स अस आउटपुट। ठीक है, अपना जो प्रोग्राम हम इसको देते हैं उस प्रोग्राम उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। डेटा जो हमने इसको दिया वो इनपुट है, जो इसने हमें रिजल्ट दिया वो इंफॉर्मेशन है, आउटपुट है। सेकंड क्वेश्चन यही है कि डिफाइन डेटा इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा क्या है? डेटा इनपुट है दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा एंड provides us useful information, means gives us result, that result is called output और आउटपुट जो है वो इंफॉर्मेशन है। डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा इज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर्स में हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए एक से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर जिसको सीपीयू कहते हैं जनरली, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बिकॉज एग्जामिनर आपसे इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस किसी के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस स्टूडेंट्स ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखें, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, माइक्रोफोन, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। मोस्ट कॉमन जो कंप्यूटर में हम यूज कर रहे होते हैं माउस एंड कीबोर्ड है। नेक्स्ट है प्रोसेसर। अब जो इनपुट कंप्यूटर को दिया गया, कंप्यूटर में प्रोसेसर जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट मीन्स इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। अब वो आउटपुट या इंफॉर्मेशन जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है, दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जो कि आउटपुट देते हैं, और इसमें कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्रिंटर है जो कि हमें प्रिंट कॉपी देते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की, और इसी तरह से स्पीकर हैं, स्पीकर से हमें आवाज़ सुनाई देती है। स्टूडेंट्स, माइक्रोफोन के थ्रू कंप्यूटर में डिवाइस में हमारी आवाज़ जाती है, एंटर होती है, लेकिन हमें ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर्स चाहिए होते हैं। स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन मीन्स माइक जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। ये आपने माइंड में रखना है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर करेंगे कि ये डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है, और या फिर कहेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट की किसी की कोई आप एग्जाम्पल दें, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनको अपने माइंड में रखना है, अच्छे से याद कर लेना है।
नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स को परमानेंट यूज के लिए स्टोर कर लेते हैं। मींस फ्यूचर में जो हमने यूज करनी है उनको परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं। अगर कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया जाए तो देन भी कंटेंट स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर ही रहेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। तो हार्ड डिस्क जो है ये परमानेंट डिवाइस है स्टोरेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको प्राइमरी या मेन मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी रैम ऐसी मेमोरी है जिसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं जब कंप्यूटर को, डिवाइस को स्विच ऑफ किया जाता है। मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी, टर्न ऑफ कर दिया जाएगा कंप्यूटर, तो देन इसके कंटेंट्स डिलीट हो जाएंगे। रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, इसीलिए इसको वोलेटाइल कहा गया है। बट हार्ड डिस्क मीन स्टोरेज डिवाइसेस जो कि परमानेंट स्टोर कर लेते हैं कंटेंट्स को, फाइल्स को, रिकॉर्ड्स को, वो नॉन वोलेटाइल हैं। स्टूडेंट्स कंप्यूटर में जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रोग्राम्स जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, प्रोसेस होना है, तो प्रोसेस होने से पहले उनका रैम में आना ज़रूरी है। तो रैम में जब तक कोई भी प्रोग्राम नहीं आएगा वो प्रोसेस नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो रैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर जो है ये टू टर्म्स का कम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर पे सबसे पहले जब कंप्यूटर आप परचेज करते हैं तो देन आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं अपने यूज़ के लिए। सॉफ्टवेयर में सबसे जो फर्स्ट है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एंड हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स that we can see and touch, like keyboard, mouse, system unit, CPU, output devices, ये सब क्या है? स्पीकर, माइक्रोफोन, ऑल दीज आर द हार्डवेयर, जिनको आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को हम क्या है कि टच नहीं कर सकते। अब इन दोनों का एट अ टाइम होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर जो है इसकी टू टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए, यूजर के लिए वर्केबल बनाने के लिए इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने बहुत जो है एक वर्ड याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे लिए जो है वर्केबल बनाएगा। मीन्स के यूजर को और कंप्यूटर को दोनों को एक इंटरफेस देगा कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें। इसके थ्रू यूज़र जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट कॉमनली हमारे तमाम कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है विंडोज़ है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 लाइक सम। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को रन करते हैं, इसके डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस करते हैं कि उनका क्या काम है, इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जब हमारा कंप्यूटर हमारे लिए वर्केबल हो जाता है तो देन हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, लाइक आपने MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस यूज़ करना है, तो ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए वर्ड को यूज़ किया, आपने न्यूमेरिकल अपनी फाइल्स के लिए एक्सेल यूज़ किया, आपने टेबल्स को, डेटाबेस को जनरेट करने के लिए एक्सेस यूज़ की। तो ये आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी नीड के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, जो आपने टास्क परफॉर्म करना है, तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन प्रिंटर और इसकी टाइप्स क्या हैं। प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। स्टूडेंट्स आउटपुट टू टाइप्स का है, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आएगा आउटपुट, उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, जो कि डिस्प्ले स्क्रीन लाइक मॉनिटर, LCDs पर हमें नजर आता है। और हार्ड कॉपी आउटपुट ऐसा आउटपुट है जो आपको पेपर पर प्रिंट की फॉर्म में नजर आएगा। तो प्रिंटर जो है ये हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसकी टाइप्स में इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये पुराने प्रिंटर्स हैं जो कि क्वालिटी में अच्छे नहीं है और ड्यूरिंग वर्किंग इनमें नॉइस बहुत जनरेट होता है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इनकी क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरिंग वर्किंग इनमें नॉइस नहीं होता। इसमें जो मोस्ट कॉमन यूज हो रहे हैं वो लेजर प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाए, प्रिंटर और प्लॉटर के दरमियान में क्या डिफरेंस है। देखिए जो प्रिंटर है और प्लॉटर ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात होती है प्लॉटर और प्रिंटर में डिफरेंस क्या है या प्लॉटर क्या है। तो आपने कभी सोचा कि ड्राइंग जो करते हैं, मैप्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इनको प्रिंट करने के लिए क्या प्रिंटर जो है जो कि स्मॉल इन साइज है वो सफिशिएंट है, यूज़ हो सकता है? नो।
तो अपना जो यूँ कह लें कि जो प्लॉटर है वो प्रिंटर की ही एक इन्हांस फॉर्म है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर यूज़ होते हैं। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है वो आगे 2 टाइप्स हैं, प्लॉटर की फ्लैट पैड एंड ड्रम प्लॉटर। वो इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है इसके टाइप्स आती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बिट। बिट बाइनरी डिजिट या बाइनरी वैल्यू को कहते हैं जो 0 होगी या 1 होगी। निबल जो है 4 बिट्स मिलती हैं तो 1 निबल बन जाती है। 8 बिट्स मिलती हैं तो 1 बाइट बन जाएगी। 1024 bytes is equal to 1 kilobyte means KB, and 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte, and 1024 megabytes is equal to 1 GB gigabytes, and 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। स्टूडेंट्स, आप सब ने ऑनलाइन शॉपिंग का नाम तो सुना होगा, दराज का नाम सुना होगा, जिसपे ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, बाय किया जाता है। तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से जो शॉपिंग कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड द ई कॉमर्स। कि बिजनेस करना, ऑनलाइन बिजनेस करना इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट है डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस कहा गया है कि कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए एक दूसरे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, इसमें तमाम इंडस्ट्रीज़, तमाम इदारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जो कि किसी भी टाइम एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोई भी कन्वर्सेशन प्लान कर सकते हैं। तो जितना भी आजकल फील्ड है अपना तमाम एरियाज़ में, वो सब डिजिटल कन्वर्जेंस का पार्ट है। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर नेटवर्क और इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है। जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए कनेक्ट कर दिए जाते हैं बाय सम डिवाइसेस, दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। नेटवर्क की 3 टाइप्स हैं कॉमन: लैन, वैन एंड मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? जो कि एक ही बिल्डिंग में अगर लाइक एक कंप्यूटर लैब के तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो इट इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। और फॉर एग्जांपल एक सिटी में जितने, एक बैंक के लाइक 3, 4, 5 जितनी भी ब्रांचेज हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक है, उसकी एक ही सिटी में 5 ब्रांचेज हैं, तो उन तमाम ब्रांचेज के जब नेटवर्क्स मिल जाएंगे, उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा साइज में ज़्यादा है, कि ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? जो लैन एंड मैन दोनों से डिस्टेंस में ज़्यादा है, मीन्स के दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि तमाम दुनिया का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है डेट इज़ द वैन। और वैन में इंटरनेट जो है इसकी एग्जांपल है, इंटरनेट इज आल्सो द लार्जेस्ट वैन। तो ये अपना ऑल सिटीज़, कंट्रीज मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम नेटवर्क्स को, कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट कर रहा है, डेट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट कंप्यूटर क्या है और सर्वर कंप्यूटर क्या है? इनको हम नोड भी कहते हैं। जब एक नेटवर्क बनाया जाता है तो उस पर जो डिवाइसेस होते हैं, डिवाइस मीन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ऑल दीज आर द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर्स हैं। अब इसमें इन कंप्यूटर को, इन नोड्स को जो रोल प्ले करना है, उस रोल प्ले के अकॉर्डिंग जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट कौन से हैं? जिनको कोई सर्विस लेनी है, मीन्स कस्टमर्स हैं, और सर्वर ऐसा कंप्यूटर है जो कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आता है, उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको जो शॉपकीपर है वो एज अ सर्वर काम कर रहा है। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा कंप्यूटर जो कि रिक्वेस्ट को पूरा करेगा, जो भी रिसोर्स चाहिए अदर कंप्यूटर को वो देगा, प्रोवाइड करेगा, उसको सर्वर कहेंगे, और जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो क्लाइंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन टोपोलॉजी। हमने कहा कि कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है ताकि वो इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, फाइल्स शेयर कर पाएँ। अब वो जो कनेक्शन है उसके लिए भी एक तरीकाकार यूज़ होगा कि आपस में जब कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे तो वो किस शेप में होंगे, उनकी क्या स्ट्रक्चर होगी, तो वो शेप, वो स्ट्रक्चर in which different computers are connected with each other in a computer network, this is called topology. Topology की जो है वो different types हैं, like bus topology, tree topology, star topology, mesh topology and ring topology. इन सब के आपने नेम अच्छे से याद कर लेने हैं। बाकी इनमें से जो बेस्ट वन है वो स्टार टोपोलॉजी है। उसमें एक सेंट्रल डिवाइस यूज होता है जिसको हब कहते हैं। तो इसका इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है?
इंटरनेट जो है ये लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में मिला दिया जाता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, एक से दूसरे तक पहुंचा सके। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अभी मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है वो 2 टाइप्स का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस उसकी एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, इसके तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम इसे यूज कर सकें, मींस कंप्यूटर को हम यूज कर पाएं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं विंडोज है। जो इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ये 2 टाइप्स का है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें आइकन्स, मेन्यूज की फॉर्म में इंटरफेस एनवायरनमेंट नजर आएगा जो कि वेरी इजी है यूज करना और बहुत अट्रैक्टिव होता है यूजर के लिए। हमें छोटे छोटे आइकन्स जो स्क्रीन पर नजर आते हैं जिनको देखकर हम पॉइंट करते हैं और क्लिक करते हैं माउस से, देन हम उसको यूज कर पाते हैं, तो ये GUI है। देखें आजकल जो किड्स हैं, बच्चे हैं, अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो पिक्चर जो बनी हुई है, जो आइकन्स बने हुए हैं, उनके लिए इतना ईजी है उनको माइंड में रिमेंबर करना कि वो उसको देखते हुए समझ जाते हैं। तो ये ग्राफिकल इन्वायरमेंट है, ग्राफिकल इंटरफेस है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस जो है उसमें कमांड्स टाइप करके लिखा जाता है कि हमने क्या काम करना है, जो भी कमांड्स हैं वो टाइप करके बताए जाएंगे। तो उन तमाम कमांड्स को याद रखना बहुत मुश्किल है, GUI इंटरफेस यूज करना वेरी इजी है। तो हम सब जो यूज कर रहे हैं वो GUI है जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन कंप्यूटर में ऐसा फोल्डर है जिसमें हमारी वो तमाम फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स चले जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो हम कहते हैं कि सिस्टम से निकाल दो, डिलीट कर दें। तो जो भी फाइल, डॉक्यूमेंट, कुछ भी आप कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन फोल्डर में चला जाएगा। बिन में जैसे हम कहते हैं जी एक डस्टबिन पड़ी है, उसमें वो तमाम हम मैस फेंक देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरह ये भी कंप्यूटर में एक डस्टबिन ही है, रिसाइकल बिन, जिसमें वो डिलीटेड आइटम्स जो हैं वो चले जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपने मिस्टेकली कुछ डिलीट कर दिया, आप रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे, फाइल पर क्लिक करके राइट क्लिक करके ऑप्शन मिलेगी आपको रिस्टोर की। रिस्टोर करेंगे तो वही फाइल हमें वापस जहां पर जिस लोकेशन पर थी वहां पे वापस आ जाएगी। और अगर हम उधर से भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं तो परमानेंटली हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा, देन वो रिस्टोर नहीं होगा। MS वर्ड का अब हम स्टार्ट करते हैं। यू नो कि आपके प्रैक्टिकल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड का होगा और MS वर्ड के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जामिनर मोस्टली अपना जो क्वेश्चंस पेपर में आ रहे होते हैं, बिकॉज जो पेपर में क्वेश्चन आए होते हैं एग्जामिनर मोस्टली उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वर्ड के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से इनको देखना है, वेरी इजी है। मैंने बहुत ही बेसिक जो है वो यहाँ पे आपके सामने रखे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग जो है डॉक्यूमेंट्स को बनाना, क्रिएट करना, एडिट करना, दिस इज कॉल्ड द वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग क्या होती है? मीन्स के जो टेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसके अंदर जितना टेक्स्ट हम लगाते हैं हमने उसका कलर चेंज करना है, उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, उसमें कुछ भी एडिटिंग करनी है तो उसके लिए हमें फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यूज़ करनी पड़ेंगी, मीन्स के हम फॉर्मेट करेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? बेसिकली टेक्स्ट एडिटर क्या है कि वो डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट करने की। ठीक है, अब ये क्या है कि दीज फीचर्स जो हैं वो सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज होती हैं। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि ओनली बेसिक फीचर्स देगा, बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने की। तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये टेक्स्ट एडिटर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये 2 तरह के टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है, वर्डपैड एंड नोटपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WYSIWYG मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट।
इसका क्या मीनिंग है कि जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जब आप प्रिंट लेंगे तो आपको पेपर पे भी एज इट इज वही मिलेगा। नेक्स्ट है डिफाइन कर्सर। कर्सर किसे कहते हैं? हम माउस को जब आप यूज कर रहे होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस मींस आप पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, उसको आप यूज कर रहे हैं तो उसका पॉइंटर जो है वो जिस जगह पे होगा दैट इज कॉल्ड द कर्सर। अब कर्सर जो है वो बेसिकली एरो है, जो आप माउस को यूज कर रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस को, तो उसका एरो जो है दैट इज कॉल्ड द कर्सर। तो जहां पर कर्सर होगा इट मीन्स कि वो सिलेक्टेड एरिया है, उसको हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है 24%। टाइपिंग मोड दो तरह के हैं, इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड। जब आप वर्ड की डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं, आप कुछ भी टाइप करते हैं, तो अगर आपने पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उसी लाइन में न्यू टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट मोड में ये होगा कि आपका ऑलरेडी लिखा हुआ टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है दिस इज अ कंप्यूटर, अब आप लिखना चाह रहे हैं कि दिस इज माय कंप्यूटर। तो अगर आप करते हैं ए से पहले जो है कर्सर को क्लिक करने के बाद आप लिखना स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मोड में, तो जो दिस इज आ लिखा है, आ जो है जब आप आ से पहले माई MY डालेंगे तो आ नेक्स्ट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बल्कि आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवर टाइप मोड सेलेक्ट करते हैं तो जो करैक्टर लाइक हमने M लिखा तो M A को रिप्लेस कर देगा, A को खत्म करके M टाइप हो जाएगा। इसी तरह प्रीवियस एक एक करैक्टर को डिलीट करते जाएंगे और उसके ऊपर न्यू करैक्टर जो है वो टाइप होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ओवर टाइप मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट को कट पेस्ट करते हैं तो कट पेस्ट से ये होता है कि हमने जिस जगह से उसको, जिस लोकेशन से कट किया, आपने उस पर राइट क्लिक किया, कट की ऑप्शन आएगी, आपने कट कर दिया। नेक्स्ट मैंने शॉर्टकट कीज भी रखी हैं, वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। जब आप कट करके जिस लोकेशन पे आप लाना चाहते हैं वहां पे आके आप राइट क्लिक करें, पेस्ट की ऑप्शन होगी, या Ctrl+V करें, पेस्ट कर देते हैं। अब ये होगा कट पेस्ट से कि जो आपने पहले सिलेक्ट करके कट किया था वो उस लोकेशन से, ओरिजिनल लोकेशन से खत्म हो जाएगा और न्यू लोकेशन पर ही रहेगा। लेकिन कॉपी पेस्ट से ये होगा कि आपकी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट जिसको आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो ओरिजिनल प्लेस पे भी रहेगी और न्यू लोकेशन जो है उस पर भी चली जाएगी। नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन टू टाइप्स की है, ये प्रिंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोर्ट्रेट है वर्टिकल डायरेक्शन है, और लैंडस्केप कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, कि एक पेज की वर्टिकल डायरेक्शन जो है उसे जो है वो पोर्ट्रेट कहा जाएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है उसकी लैंडस्केप कहलाएगी। लाइक पोर्ट्रेट जो है, जब आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें जो पेजेस हैं वो पोर्ट्रेट साइज में है, उनकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स, आपने कभी गौर किया है कि आपकी बुक में एवरी पेज के ऊपर, टॉप के ऊपर जो है कुछ ना कुछ टेक्स्ट मेंशन होता है। लाइक अगर आपने MS वर्ड का चैप्टर निकाला हुआ है तो सबसे ऊपर आपको वर्ड प्रोसेसिंग और साथ अपना पेज नंबर नजर आएगा। तो ये जो सबसे टॉप पे एवरी पेज के लगा देते हैं, ये क्या है? हेडर है। फुटर क्या है? जो बॉटम पर लगाया जाता है, डॉक्यूमेंट में पेजेस के बॉटम पर जो मेंशन कर देते हैं। नंबरिंग जो है पेज नंबर हेडर पे भी हो सकती है और फुटर पे, दोनों में से किसी पे भी हो सकती है, ये चॉइस होती है कि आप किस पर अप्लाई करना चाहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज MS एक्सेल। आपके कंप्यूटर में सेकंड क्वेश्चन MS एक्सेल का होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्टली ये क्वेश्चंस वाइवा में एग्जामिनर पूछते हैं, आपने केयरफुली इनको लिसन करना है और वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं। डिफाइन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दिस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम which stores and process numerical data in the form of a table. टेबल क्या है? combination of rows and column. rows किसे कहते हैं? horizontal part है, और vertical part जो है टेबल का that is called the column. तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है, जो कि MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही है, इसमें हम अपनी डॉक्यूमेंट्स, ऐसी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे जिनमें न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है वर्कशीट एंड वर्कबुक। वर्कशीट क्या है और वर्कबुक क्या है? एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हम कॉलम्स एंड रोज की बात करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, कॉलम्स जो हैं इनके नेम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय लेटर्स, मींस के ABCD, these are used for column names and the rows are labeled with numbers, means 1 2 3 and so on. ये आपने माइंड में रखना है।
नेक्स्ट है वर्कशीट क्या है। अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। वेरी सिंपल है कि रोज एंड कॉलम से मिलकर जो बनती है उसको वर्कशीट कहते हैं, और वर्कशीट्स जब एक से ज़्यादा कंबाइन हो जाती हैं तो उनको वर्कबुक कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर में जब लाइक आपने एमएस एक्सेल जब स्टार्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक के अंदर टोटल आपको 3 वर्कशीट्स मिलेंगी। वर्कशीट्स जो है इनकी नंबरिंग जो है वो इनके नेम बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 होंगे। मीन्स कि एक वर्कबुक के अंदर आपको 3 वर्कशीट्स मिलेंगी। उसमें से फर्स्ट शीट का नेम शीट 1 शीट और सेकंड शीट 2 एंड थर्ड इज शीट 3, और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी शीट्स चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नेम है जो कि इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है। सो MS वर्ड मीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, इन सब में MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन सब सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज फार्मूला इन एक्सेल। फार्मूला जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। वी सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फार्मूला। फार्मूला को इक्वल साइन से स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेल। सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ वर्कशीट और इन अ टेबल। एक्टिव सेल क्या होता है एंड पैसिव सेल क्या है। वर्कशीट में जब जिस सेल को सिलेक्ट किया होता है उसके सराउंडिंग में एक डार्क बाउंड्री नजर आएगी, वो ब्लिंक कर रहा होगा उसमें कर्सर, तो दैट सेल which is selected is called active cell. The cell which is not selected, that is called the passive cell. Next is the define today function. Parenthesis जो है ये represent कर रही है कि this is a function. Today का function जब हम लिखते हैं तो it means जो current date है, जो आज की date है वो display हो जाएगी। Next is the question number 34. Define undo and redo. undo क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो एक टास्क जो हमने लेटेस्ट टास्क प्रीवियस परफॉर्म किया होता है उसको डिलीट करने के लिए उसके इफेक्ट को, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्मेटिंग स्टाइल चेंज कर दिया बट आपको वो चेंज नहीं करना था, आपसे मिस्टेकली हो गया, आप वो नहीं करना चाहते, तो देन आपने उस टास्क का इफेक्ट ख़त्म करना है तो आप अनडू करेंगे। और रीडू क्या है, अब जो आपने अनडू कर दिया आप कहते हैं नहीं ये तो मुझे करना ही था, तो अनडू के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप रीडू यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 शॉर्टकट कीज का है। इसमें आपने शॉर्टकट कीज को याद कर लेना है और ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे। लाइक ओपन करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+O प्रेस करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए Ctrl+N। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप प्लस वाली की भी प्रेस करेंगे। Ctrl+O मीन्स कि आपने एक ही टाइम में एट अ टाइम आपने कंट्रोल, आपको कीबोर्ड पर CTRL लिखी की नजर आएगी। देखिए कीबोर्ड के बटन जो हैं इनको कीज कहते हैं। अब ये Ctrl+O आपने कंट्रोल प्रेस करना है, उसको प्रेस करके ही रखना है और उसी टाइम पर आपने साथ O की प्रेस करनी है, तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन है कीज का। नेक्स्ट है न्यू। न्यू के लिए Ctrl+N, सेव करने के लिए Ctrl+S, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। देखें कॉपी पेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें से कोई भी मिस नहीं करनी, आपको सब आनी चाहिए, कोई भी नहीं भूलनी चाहिए। नेक्स्ट है अनडू Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y, फाइंड Ctrl+F, रिप्लेस Ctrl+H। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अनडू और रीडू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनडू कहते हैं फॉर एग्जांपल हमने एक टास्क किया लेकिन वो हमें नहीं करना था, हमने गलती से कोई स्टेटमेंट डिलीट कर दी, अब हम उसी को ही वापस लाना चाहते हैं तो हम Ctrl+G करेंगे, तो जो हमने काम किया था वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और वो टास्क जो हमने परफॉर्म किया था उससे पहले जो था हमारी डॉक्यूमेंट उसी पोजीशन में वापस आ जाएगी। अगर हम कहते हैं नो, जो अनडू कर बैठे अब वो तो हमें करना ही था, तो अगेन फिर से अप्लाई करने के लिए अनडू मीन्स के जो अनडू कर दिया, अब अनडू वाले टास्क को खत्म करने के लिए हम रीडू करेंगे, Ctrl+Y करेंगे। नेक्स्ट है बोल्ड करने के लिए Ctrl+B। बोल्ड क्या होता है,
थिकनेस जो है मीन्स कि उसको मज़ीद लाइक आप मार्कर यूज़ करते हैं, कुछ की राइटिंग जो है वो ज़्यादा बारीक होती है, वो बारीक राइटिंग में नहीं, आप उसको थोड़ा मोटी लिखाई में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए बोल्ड की ऑप्शन आएगी, Ctrl+B। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइटल दिया है माई कंप्यूटर, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे तो आपको वो ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होगा। नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक होता है टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा स्टाइलिश करने के लिए, तो उसके लिए Ctrl+I शॉर्टकट है। अंडरलाइन के लिए जो आपने लिखा उसके नीचे लाइन लगाने के लिए Ctrl+U। कोई भी कमांड जो है उसको कैंसिल करने के लिए एस्केप जो की है ये कीबोर्ड पे लेफ्ट कॉर्नर में सबसे टॉप पे आपको मिलेगी। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितना टेक्स्ट है मीन्स कंप्लीट ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो देन Ctrl+A प्रेस करेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे शॉर्टकट कीज जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, और ये तमाम क्वेश्चंस आपने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना ताकि आपका वाइवा 100% अच्छा हो और आपके 50/50 मार्क्स हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपकी सेकेंड ईयर की बुक के क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 है डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ डेटा इनपुट है और इंफॉर्मेशन आउटपुट है, मीन्स के रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन डाटा कहलाएगी और इंफॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। अब डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड। बेसिकली हम बात करते हैं डेटाबेस में टेबल की। टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। दिस टेबल इज नॉट आवर डाइनिंग टेबल और एनी अदर टेबल और स्टडी टेबल। ये याद रखें कि कंप्यूटर में जब टेबल की बात होती है, टेबल मीन्स कॉम्बिनेशन और इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे अभी हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में बात की थी, तो जो वो स्प्रेडशीट थी वो क्या थी, टेबल की ही फॉर्म में थी, रिलेशन की ही फॉर्म में थी। रिलेशन टेबल को ही कहा गया है। तो रिलेशन के अंदर फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल, इन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। लाइक आपने एक टेबल बनाया और आपने फर्स्ट कॉलम में लिखा रोल नंबर, नेक्स्ट में आपने लिखा नेम, एड्रेस। ये अब रोल नंबर, नेम और एड्रेस ये क्या है, आपके पार्टिकुलर्स है, डेटा है, तो ये फील्ड कहलाएंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स भी इनको कहते हैं कि आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस ये फील्ड है। मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते हैं तो एक फील्ड जो है वो उसकी वैल्यू जनरेट होती है। नेक्स्ट क्या है, अब फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ईमेल, क्लास, ये तमाम कॉलम्स की वैल्यूज जब प्रोवाइड की तो एक से ज्यादा फील्ड्स जब मिलते हैं तो वो एक रिकॉर्ड कहलाएगा। मीन्स कि किसी भी एक स्टूडेंट की जो डिटेल है वो एक रिकॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल। अब ये डिफरेंट फाइल्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास कंप्यूटर साइंस के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का जो रजिस्टर है उसमें तमाम स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर के हैं उनके रिकॉर्ड्स हैं, तो वो एक फाइल कहलाएगा। कि कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स जब सिमिलर टाइप के मिलेंगे तो वो एक फाइल बन जाएगी। फील्ड से रिकॉर्ड बनेंगे और रिकॉर्ड से फाइल बनेगी। नेक्स्ट है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम? जो है ये ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम है, अब यूज नहीं होता। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, जो कि अगर हम उसमें मेजर की बात करें तो डाटा डुप्लीकेशन थी और डाटा इनकंसिस्टेंसी थी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थे। अब उन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक न्यू अप्रोच इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज द डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच जो है ये बहुत यूजफुल है और यही जो है वो करंटली यूज हो रही है। डेटाबेस किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना, दिस इज कॉल्ड द डेटाबेस। डेटाबेस में आगे डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, उनमें रिलेशनल मॉडल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रिलेशनल मॉडल में टेबल मीन रिलेशन की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द DBMS। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी? डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी ये है कि अगर डाटा लॉस हो जाता है तो उस फॉर्म में क्या किया जाए। बैकअप होता है एडिशनल कॉपी, मीन्स कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लाइक आपकी रोल नंबर स्लिप है, तो आपने उसकी एक एडिशनल कॉपी करके अपनी घर में रखी है, दूसरी आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जा रहे हैं। अब ये क्या है कि अगर आपकी एक मिसप्लेस हो जाती है तो जो आपके पास एडिशनल कॉपी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यही बात जो है वो यहाँ पर हम करते हैं कि डेटा की एडिशनल कॉपी बैकअप कहलाएगी। और रिकवरी क्या है कि अगर हमारे पास जो यूज में है वो मिसप्लेस हो जाए
उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो हमने एडिशनल की हुई है मीन्स कि जो बैकअप लिया हुआ है उसको यूज किया जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड द रिकवरी। नेक्स्ट इज डिफाइन टेबल और रिलेशन। तो आई थिंक ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टेबल या रिलेशन क्या है, कॉम्बिनेशन और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहेंगे रोज एंड कॉलम्स का। रोज क्या है, हॉरिजेंटल पार्ट है, और कॉलम क्या है, वर्टिकल पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम्स को ABCD इससे लेबल किया जाता है और रोज को 1 2 3 से एंड सो ऑन लेबल किया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है व्हाट इज की। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड प्लीज, जब एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से कि की क्या है, स्टूडेंट्स कहते हैं जी ये तो एक चाबी है जो कोई भी घर का ताला खोलने के लिए इस्तेमाल हो रही है। नो स्टूडेंट्स, आपने ये आंसर नहीं करना। या स्टूडेंट्स कहते हैं ये तो कीबोर्ड की कीज है या बटन्स है। देखिए जब आपसे ओनली व्हाट इज की कहा जाएगा इट मीन्स कि आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में जो MS एक्सेस डेटाबेस की टर्म्स हैं उसके हवाले से बात हो रही है। और डेटाबेस के टर्म्स में की जो है डेट इज अ फील्ड, ठीक है, डेट इज अ फील्ड ऐसा फील्ड है जो एक टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं उन तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक टेबल या रिलेशन स्टूडेंट का टेबल है, तो स्टूडेंट के टेबल में आपका जो रोल नंबर है डेट इज अ की, वो की कहलाएगा बिकॉज वो तमाम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। लाइक एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो उनके नेम सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकते हैं, कोई भी अदर फील्ड जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन जो की है रोल नंबर वो सेम नहीं होगी, सबके रोल नंबर डिफरेंट होंगे और रोल नंबर ही स्टूडेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रहे हैं। सो की इज एन एट्रीब्यूट और फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज। नेक्स्ट इज द 45 क्वेश्चन, डिफाइन प्राइमरी की, कंपोजिट, कैंडिडेट की। ये सब जो है वो की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो आपने इनके पहले नाम याद कर लेने हैं। प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की ऐसी की जो कि तमाम रिकॉर्ड्स को एक टेबल में या डेटाबेस में यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की। उसके बाद है कंपोजिट की। अगर तो प्राइमरी की में ओनली वन फील्ड इंक्लूड है तो वो सिंपल प्राइमरी की कहलाएगी। अगर प्राइमरी की में एक से ज्यादा फील्ड्स इंक्लूड हैं तो देन वो कंपोजिट कहलाएगी। कैंडिडेट की, एक टेबल के अंदर ऐसे तमाम फील्ड्स जो कि एज अ प्राइमरी की काम कर सकते हैं, एज अ प्राइमरी की जिनको सिलेक्ट किया जा सकता है, वो सब कैंडिडेट कीज कहलाएंगी। उनमें से अल्टरनेट की क्या है, अब होता यह है कि जो जितनी कैंडिडेट कीज हैं उनमें से किसी एक को प्राइमरी की बना दिया जाता है, लेकिन जो अदर कीज हैं कैंडिडेट कीज जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया बट दे कैन यूज एज अल्टरनेट की, तो वो सब की कैंडिडेट जो है वो अल्टरनेट की बन जाएंगी। मींस कि उसका अल्टरनेट है किसी भी टाइम जो सिलेक्टेड प्राइमरी की है उसको इनसे रिप्लेस किया जा सकता है। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की जो है वो जब दो टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों प्रैक्टिकल में रिलेशनशिप वाला प्रैक्टिकल MS एक्सेस का दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तमाम जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये MS एक्सेस के क्वेश्चन में आपको काम आएंगे, उसमें आपसे ये पूछे जाएंगे। तो फॉरेन की जो है, फॉरेन की जब एक टेबल की प्राइमरी की जो है उसकी तमाम वैल्यूज दूसरे टेबल के किसी एक कॉलम के साथ मैच हो रही होती हैं तो अदर टेबल में डेट की इज कॉल्ड द फॉरेन की। तो ये रिलेशनशिप क्रिएट करते हुए यूज होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की जो है ये एक ऐसी की है जो कि एक ग्रुप को लाइक एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को एक टाइम में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले वो तमाम लोग कौन से हैं तो उनके लिए उनका जो एड्रेस वाइज यूज़ किया जाएगा वो सेकेंडरी की कहलाएगी। सॉर्ट और कंट्रोल की क्या है जो कि तमाम रिकॉर्ड्स को तरतीब लगाने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए यूज़ हो रही है। लाइक रोल नंबर वाइज जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई किया जा रहा है तो देन रोल नंबर जो है वो सॉर्ट या कंट्रोल की कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स की का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, इसमें स्पेशली आपने प्राइमरी की पर, कंपोजिट की पे बहुत फोकस करना है। नेक्स्ट है यूजर या एंड यूजर क्या है। यूजर को एंड यूजर भी कहते हैं। देखिए हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं हम उसको यूज करते हैं, हमें नहीं पता कि वो कैसे बनी है। लाइक आपने MS वर्ड को ओपन किया और आपने उसमें डॉक्यूमेंट बना ली, यू आर एंड यूजर जो कि सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। जिसने उसको बनाया वो डेवलपर है, जो प्रोग्राम लिखता है वो प्रोग्रामर है। तो हम सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं ओनली, तो वी आर एंड यूजर। एंड यूजर के लिए जरूरी नहीं है कि उसको सॉफ्टवेयर की जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सारी डिटेल हो।
नेक्स्ट है व्हाट इज डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा पर्सन है जो कि डेटा का रिस्पॉन्सिबल है। जब डेटाबेस क्रिएट की जाती है तो फर्स्ट स्टेप पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो डेटा कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डाटा को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर की है। वो अपनी टीम के थ्रू तमाम काम जो है वो कंप्लीट करवाता है डाटा कलेक्शन का। नेक्स्ट है व्हाट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करता है, ठीक है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन एंड मैनेजिंग ऑफ डेटाबेस। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। एंटिटी और ऑब्जेक्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटिटी एनीथिंग फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन। लाइक अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज में स्टूडेंट्स, टीचर, कोर्सेज, क्लासेस, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ये सब एंटिटीज हैं। एंटिटी को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं नाउन है, ठीक है, तो एंटिटी जो है ये पर्सन, प्लेस और एनीथिंग फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन। ये कोई भी कंसेप्ट, इवेंट इज आल्सो एंटिटी और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज एट्रीब्यूट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लाइक यू आर स्टूडेंट, योर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन, ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स। लाइक ये हम कहते हैं जी पर्सन है, पर्सन का आईडी कार्ड नंबर, उसका नेम, एड्रेस, ईमेल, ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स। टीचर की बात करते हैं, टीचर आईडी, टीचर डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सब टीचर के एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाए डिफाइन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? एक सिस्टम में जितनी एंटिटीज हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका आपस में एसोसिएशन। देखिए, एक सिस्टम में जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिस्टम को वर्केबल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एसोसिएट होते हैं। लाइक कॉलेज में टीचर स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, अगर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एसोसिएशन नहीं होगी तो देन कॉलेज सिस्टम कैसे रन होगा? तो ये एसोसिएशन डिफरेंट एंटिटीज की आपस में या एक ही एंटिटी के डिफरेंट मेंबर्स की एक दूसरे के साथ एसोसिएशन रिलेशनशिप कहलाएगी। जैसे एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी आपस में भी एसोसिएशन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ रिलेशनशिप। नेक्स्ट है एंटिटी इंटीग्रिटी एंड डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी कहते हैं कि एक टेबल में जो प्राइमरी की लगाई है वो प्राइमरी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो, मींस प्राइमरी की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और प्राइमरी की जो कंडीशंस हैं उसके ठीक होने के लिए वो क्या है? करेक्ट होने की जो कंडीशंस है प्राइमरी की वो ये हैं कि प्राइमरी की कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, एक टेबल बनाया है स्टूडेंट का, तो उसमें जितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर किया है, अगर हम उस टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की कहते हैं तो ऑल स्टूडेंट्स का रोल नंबर एंटर करना मस्ट है, लाजमी है, हम उसको स्किप नहीं कर सकते। एनी अदर फील्ड जो है लाइक फोन नंबर, ईमेल, इन ये स्किप हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी की का कॉलम है वो जितने रिकॉर्ड एंटर करेंगे सब का लाजमी देंगे, ठीक है। प्राइमरी की ईमेल, रोल नंबर लाजमी एंटर करेंगे। और दूसरी बात ये कि प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगी, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी प्राइमरी की क्या होगी? मींस के रोल नंबर सबका यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि रोल नंबर 2 एक स्टूडेंट को भी दे दिया और कोई और स्टूडेंट आया उसका भी रोल नंबर 2 ही है। नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या है डिफरेंशियल इंटीग्रिटी? क्या कहा जाएगा? फॉरेन की पर कि फॉरेन की जो है वो एक्यूरेटली होनी चाहिए। मींस के जब टेबल्स का रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है तो फॉरेन की जो है ये एक्यूरेट होना, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है 52, व्हाट आर डेटाबेस एनोमलीज। डेटाबेस एनोमलीज कहा जाता है डेटाबेस की प्रॉब्लम्स को, कि डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम्स रेज हो सकती हैं, डेट आर कॉल्ड द डेटाबेस एनोमलीज। और ये डेटाबेस एनोमलीज कौन सी हो सकती हैं? इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन। मींस के डेटाबेस में न्यू डेटा को एंटर करते हुए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसको कहा जाता है इंसर्ट प्रॉब्लम। या फिर मॉडिफाई करते हुए कोई भी रिकॉर्ड मॉडिफाई, चेंज करना चाहते हैं तो देन प्रॉब्लम आएगी। या फिर एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया और ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए कोई और रिकॉर्ड भी साथ डिलीट हो रहा है तो ये भी डिलीशन एनोमली कहलाएगा। तो देन ये डिलीशन एनोमली कहलाएगा। तो इन एनोमलीज को दूर करने के लिए डेटाबेस में एक टर्म यूज होता है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें डेटाबेस के टेबल्स को एक इस तरह की फॉर्म दी जाती है ताकि ये जो एनोमलीज, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये खत्म हो जाए और डेटाबेस जो है वो वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज वे में आ जाए। व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन में जब एक टेबल पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई की जाती है तो देन ये स्टेप वाइज काम होगा, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब ये स्टेप्स जो हैं ये फॉर्म्स कहलाती हैं।
वेरी फर्स्ट स्टेप पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म है एंड देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म आएगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हम ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के साथ जो एसोसिएट है, कनेक्टेड है, वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई की जाएगी एक टेबल पर और उसमें यह देखा जाएगा कि प्राइमरी की कौन सी है। मीन्स कि एक टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं वो सब किसी एक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहे हों कि उस एक फील्ड के थ्रू बाकी सब की वैल्यूज हम फाइंड कर सकें। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हु इज रोल नंबर 10। रोल नंबर 10 देखने के लिए जब रोल नंबर 10 आएगा तो उसकी तमाम डिटेल हमें मिल जाएगी। उसका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, क्लास, कहाँ से पता चला? उसके रोल नंबर से। तो रोल नंबर उसके लिए क्या है? रोल नंबर उसके लिए प्राइमरी की है। इट मीन्स के नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर? रोल नंबर के ऊपर। तो इसको कहा जाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। और जब रिपीटिंग ग्रुप्स जो है, रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव कर दिए जाते हैं टेबल से, तो डेट इज कि हमारा टेबल जो है, जो रिलेशन है, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। रिपीटिंग ग्रुप्स यही है कि एक से ज्यादा टाइम जो है एक ग्रुप जो है डाटा का वो अपीयर हो रहा है वैल्यूज का। नेक्स्ट है 55, डिफाइन पार्शियल डिपेंडेंसी, डिफाइन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पार्शियल डिपेंडेंसी या सेकंड नॉर्मल फॉर्म तब आएगी जब हमारे टेबल में जो प्राइमरी की है वो कंपोजिट प्राइमरी की है। मींस एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर प्राइमरी की बनी है। तो ऐसा है कि जो फॉर एग्जांपल 2 एट्रीब्यूट से बनी है, उसमें जो अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स वो हैं जो एज अ प्राइमरी की यूज नहीं होते, जो प्राइमरी की के तौर पे यूज हो रहे हैं उनको की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हो सकते हैं जो प्राइमरी की के, अगर हम 2 फील्ड्स की बात करें कि दोनों मिलके प्राइमरी की बन रहे हैं, तो उनके दोनों फील्ड्स पे डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि किसी एक पे, और कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो दूसरे पार्ट पे, और कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो दोनों पे डिपेंड करेंगे। मीन्स के नॉन की एट्रीब्यूट का प्राइमरी की के किसी एक पार्ट पे डिपेंड करना, इसको कहा जाता है पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। बस आपने इतना याद कर लेना है कि एक टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, कि अगर वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है और उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया गया है, तो देन वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट जो है दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करेगा। तो जिस पर वो डिपेंड कर रहा है वो नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के लिए प्राइमरी की बन सकता है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, ये थी 3 नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव की एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव की। आपने ये अच्छे से याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस, जो कि आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 होगा एमएस एक्सेस का। इसको बहुत केयरफुली वॉच करें, सुने और याद करते जाएं। एमएस एक्सेस क्या है? जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा बेस बनाने के लिए, हमारे टेबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये आईडी प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको यूज करते हुए हम टेबल्स को डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट एक्सेस के कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर के, जो कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इन कंपोनेंट्स में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने टेबल को डिजाइन करना होगा। टेबल को डिजाइन करते हैं, उसके बाद उस टेबल के ऊपर हम कोई भी अपनी क्यूरीज, लाइक हमने कहा कि 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनका टेबल बनाया, और उसके बाद हम फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो ये हमारी क्यूरी है, तो हम क्यूरीज पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद फॉर्म्स और रिपोर्ट्स हैं। फॉर्म्स जो हैं ये डाटा एंटर करने के लिए, इनपुट देने के लिए यूज होते हैं हमारे टेबल में। रिपोर्ट्स जो हैं ये आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ रिलेशन एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन। डिग्री ऑफ रिलेशन क्या है? एक टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टोटल कॉलम्स की जो तादाद है। लाइक हमने एक टेबल बनाया, उसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, 4 फील्ड्स दिए हैं, तो इट मीन्स कि उसकी डिग्री 4 कहलाएगी। कार्डिनलिटी क्या है? एक रिलेशन मीन टेबल में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, टोटल रोज कितनी है, कितने स्टूडेंट्स का डेटा हम दे रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स का दे रहे हैं, तो 50 कार्डिनलिटी होगी। नेक्स्ट इज डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू है
जिसमें टेबल को डिज़ाइन किया जाता है, डेटा शीट व्यू है जिसमें टेबल जो डिज़ाइन किया है उसमें डेटा को एंटर किया जाता है, मीन्स डेटा एंट्री का काम डेटा शीट व्यू में किया जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 जो है सी लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपने सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखना होगा। 2 प्रोग्राम्स गिवन होंगे, उनमें से कोई सा एक प्रोग्राम आपने लिखना है। स्टूडेंट सी लैंग्वेज के वाइवा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपको प्रोग्राम लिखना होगा उससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे। उसमें जो टर्म्स यूज हो रहे होंगे आपने उनको डिफाइन करना होगा। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, डिफाइन प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या है? वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं, बिकॉज कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है डेट आर गिवन टू इट। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजर और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन का सोर्स है। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम लिखने वाले को प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये 2 टाइप्स की हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, मीन्स कि ये कंप्यूटर मशीन जो है वो इनको समझती है बआसानी। एंड जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो इंसान हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है उनके लिए जो बेस्ट लैंग्वेज है दैट आर द हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल में 2 कैटेगरीज आएंगी, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल की एग्जांपल्स जावा, सी प्लस प्लस, सी प्रोग्रामिंग, कबोल, बेसिक, ऑल दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज जो कि यूजर्स यूज करते हैं, हमारे लिए कन्वीनियंट होती हैं, ईजी टू यूज है, दैट आर द हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज हमारे लिए यूज करनी टफ होती हैं, इनको हम यूज नहीं करते। लो लेवल में जो 2 लैंग्वेजेस हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, उनमें से मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। कीप इन माइंड, कंप्यूटर ओनली 1 लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है और वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, बिकॉज ये बाइनरी फॉर्म में होती है और बाइनरी वैल्यू क्या है? 0 और 1, जिसको बिट कहा गया है कि या 0 होगी या फिर वैल्यू 1 होगी। तो दिस इज द मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स यूज होती हैं। असेंबली लैंग्वेज में जो सिंबल्स यूज हो रही हैं इनको निमोनिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या है? असेंबली लैंग्वेज में या एनी अदर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? जब प्रोग्रामर प्रोग्राम राइट करता है इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, तो उस प्रोग्राम को मीन्स सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। देन मशीन लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड करेगा, बिकॉज कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो स्टूडेंट्स, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में जाने के लिए, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी हैं उन सब में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसा प्रोग्राम है जो उस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, मीन्स के उस लैंग्वेज में जिसमें वो प्रोग्राम लिखा गया है उससे उसे मशीन लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। इसकी 3 टाइप्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है कि कंप्लीट प्रोग्राम को एज अ होल एक ही टाइम में कंप्लीट प्रोग्राम जो है उसे कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो अपना इसकी जो वर्किंग है वो फास्ट है। इंटरप्रेटर स्लो काम करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को। एंड असेंबलर जो है ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को कंपेयर करें तो इंटरप्रेटर स्लो है, कंपाइलर फास्ट है, बट इंटरप्रेटर में एरर फाइंड करना इजी होता है बिकॉज लाइन बाय लाइन काम कंप्लीट होगा इसमें, लेकिन कंपाइलर जो है वो एज अ होल कन्वर्ट करेगा तो इसमें एरर फाइंड करना मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स, आप अपने कोर्स में सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो मुझे बताइएगा हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है? आई हैव मेंशन्ड विद द नेम ऑफ सी लैंग्वेज in the title. C language is high level language, not low level language.
तो ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, आपसे ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जा सकता है। सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है और इजी टू यूज है। ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, मींस अपर एंड लोअर केसेस जो है इसमें डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सी लैंग्वेज किसने बनाई। सी लैंग्वेज जो है ये 1972 में डेनिस रिट्री ने इसको बेल लेबोरेटरीज पे डेवलप किया। नेक्स्ट आ जाए डिस्क्राइब नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिपेयर अ प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। नेसेसरी स्टेप्स एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करने के जो है, सबसे पहले प्रोग्राम लिखना जिसको क्रिएटिंग कहा जाता है, देन सेविंग, देन कंपाइलिंग मींस सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनना। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होगा उसमें कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड कर देना, लिंकिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है लोडिंग। लोडिंग होता है कि जो लिंकिंग से फाइल क्रिएट होगी एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको मेमोरी में लेकर आना, लोडिंग कहलाएगा। एंड लास्ट स्टेप इज द एग्जीक्यूटिंग, मीन्स कि उस फाइल को जो प्रोग्रामेबल फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको रन करना। अब जो ऐसा प्रोग्राम जो कंपाइलिंग करता है उसे कंपाइलर कहते हैं, जो लिंकिंग का काम करता है वो लिंकर कहलाएगा, और ऐसा प्रोग्राम जो लोडिंग करता है वो लोडर कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाए शॉर्टकट टू रन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+F9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो आप प्रोग्राम पेपर में लिखेंगे अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ना ही उसके सिंटैक्स में कोई मिस्टेक करनी है। स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, सेकंड मेन फंक्शन है, और थर्ड जो है वो बॉडी ऑफ प्रोग्राम है जिसको सी लैंग्वेज प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स कहा जाता है। और हर स्टेटमेंट के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। स्टेटमेंट्स को स्टार्टिंग एंड एंडिंग पर जो है वो डेलीमीटर्स लगानी जरूरी है। डेलीमीटर्स कहा जाता है कर्ली ब्रेसेस को। नेक्स्ट है डिफाइन बग एंड डीबग। कंप्यूटर प्रोग्राम में एनी एरर इज कॉल्ड बग। एरर को फाइंड करना और करेक्ट करना, करेक्शंस करना, दिस इज कॉल्ड द डीबगिंग। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन, डिफाइन सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एंड रन टाइम एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ सिंटैक्स किसे कहते हैं। सिंटैक्स वो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल जिनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को लिखा जाता है। अगर उनके लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, आप स्पेलिंग ठीक नहीं लिखते, आप कोई गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, लाइक हमने हर स्टेटमेंट कहा कि जो डेलीमीटर्स में कर्ली ब्रेसेस में मींस बॉडी ऑफ प्रोग्राम में जितनी स्टेटमेंट्स आएंगी वो सब सेमीकोलन पर एंड करेंगे। अगर किसी स्टेटमेंट के लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लगाते तो दिस इज आल्सो अ सिंटैक्स एरर। अब इसके अलावा लाइक जो कीवर्ड हैं, रिजर्व वर्ड्स भी जिनको कहा जाता है, जिनके मीनिंग ऑलरेडी लैंग्वेज में डिफाइन होते हैं, आप उसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं। इफ को आप IF लिखने की बजाय IFF लिख दें तो दिस इज आल्सो अ सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर क्या है? जब आप फार्मूला गलत लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने टास्क परफॉर्म करना है उसको कंप्यूटर को जब आप बताते हैं कि ये काम करना है तो देन आप उसकी स्टेटमेंट गलत कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 - 3 लिखना था बट आपने 5+3 कर दिया, तो इट मीन्स कि रिजल्ट आएगा लेकिन जो रिजल्ट रिक्वायर्ड था वो नहीं आएगा। आप माइनस करना चाह रहे थे बट आपने मिस्टेकली प्लस डाल दिया, तो दिस इज द लॉजिकल एरर। रन टाइम एरर क्या है? रन टाइम एरर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अकर होती हैं। ऐसी एरर्स हैं जब कोई इलीगल टास्क परफॉर्म करने को कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय 0 के किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स रन टाइम एरर अकर होगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 73, डिफाइन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या लेबल के लिए जो नेम यूज होता है दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ऐसे वर्ड हैं जिनके मीनिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी लैंग्वेज डेवलपर डिफाइन कर देता है। मीन्स दीज वर्ड्स आर प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज एंड these are defined by the developer of the language. Next question is define variable. Variable is a named memory location that is used to store value. Variable को डिक्लेयर करते हुए उसका जो सिंटैक्स होगा that is the variable name with its data type. For example हम लिखते हैं int marks. int क्या है? इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज हो रहा है कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होंगी
और मार्क्स जो है वो वेरिएबल का नेम है। इनिशियलाइजेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन कहा जाता है टू असाइन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट द वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइम, कि जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा तो उस टाइम उस वेरिएबल को एनी वैल्यू असाइन करना, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियल क्या कहा जाता है? स्टार्ट, कि उसकी स्टार्ट वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट आ जाए डिफाइन कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू है दैट कैन नॉट बी चेंज। क्वेश्चन नंबर 78, डिफाइन कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन कहा जाता है व्हेन देयर आर मोर देन वन कंडीशंस, मीन्स कि अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर इवेल्युएटेड ऑन द बेस ऑफ मोर देन one condition. This is called a compound condition. For compound condition, logical operators are used. There are three types of logical operator: and, or, not. And operator में अगर तमाम conditions true हैं तो आंसर true आएगा, अदरवाइज आंसर false आएगा। मीन्स कि कोई एक condition भी false है तो आंसर false ही आएगा। और ऑपरेटर में क्या है कि अगर तमाम conditions false हैं तो then false होगा, अदरवाइज आंसर true होगा। not क्या है? नॉट में फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ट्रू है तो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट 79, डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल ये फंक्शन के कंसेप्ट से रिलेटेड है। एक प्रोग्राम में अगर हम डिफरेंट फंक्शंस लगाते हैं तो देन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल की बात होगी। लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो कि प्रोग्राम में अगर किसी एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो ओनली वही फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? एक स्पेसिफिक कोड, पीस ऑफ कोड है जो कि एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है प्रोग्राम के अंदर। अब लोकल वेरिएबल में कि जिस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है वही फंक्शन ओनली इसको यूज कर सकता है, वही इसे एक्सेस करेगा, जो कि इसका अपना एक्सेस टाइम एरिया कहलाएगा कि कितने एरिया में इसे एक्सेस किया जा सकता है। इसको स्कोप भी कहते हैं। और लाइफ टाइम क्या है? जितनी देर के लिए वो फंक्शन मेमोरी में रहेगा उतनी देर के लिए जो है, मीन्स कि जितनी देर प्रोग्राम के उस फंक्शन में जिसमें उसे डिक्लेयर किया गया है कंट्रोल रहेगा तब तक जो है वो लोकल वेरिएबल में एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही कंट्रोल उससे बाहर आएगा तो इसका जो लाइफ टाइम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या है? नेम से पता चलता है ग्लोबल मीन्स फॉर ऑल, सबके लिए, कि ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी भी फंक्शन में डिक्लेयर किया गया है, किसी प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में डिक्लेयर हुआ है, लेकिन प्रोग्राम में जितने फंक्शंस हैं ऑल फंक्शंस इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका स्कोप ये है कि ऑल फंक्शंस प्रोग्राम के इसे यूज कर पाएंगे। ये इसका स्कोप है कि कितना एरिया जो है उस तक इसे एक्सेस किया जा सकता है। और इसका लाइफ टाइम ये है कि जब तक एक प्रोग्राम मेमोरी में रहेगा, मीन्स प्रोग्राम में कंट्रोल है, तब तक जो है वो ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। जब प्रोग्राम जो है उसको स्टॉप किया जाएगा तो देन ग्लोबल वेरिएबल जो है इसका लाइफ टाइम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिफाइन प्रिंटएफ। प्रिंटएफ क्या है? प्रिंटएफ आउटपुट फंक्शन है जो कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम में यूज करते हैं आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट है डिफाइन स्कैन फंक्शन। दिस इज एन इनपुट फंक्शन। अपने प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए, वैल्यूज देने के लिए स्कैन फंक्शन यूज करते हैं। डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर है डेट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम। ये थ्री टाइप्स की हैं: सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन। सीक्वेंस में एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जिस ऑर्डर में, जिस तरतीब से लिखी होती हैं उसी तरतीब से एग्जीक्यूट होती हैं। सिलेक्शन में ऑन द बेस ऑफ अ कंडीशन इट इज डिसाइडेड द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। एंड रेपिटेशन में ये होता है कि एक स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करने के लिए, मीन्स बार बार एग्जीक्यूट की जा सकती हैं एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना नेम 50 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या आप 50 स्टेटमेंट्स लिखेंगे प्रिंट एफ की? अगर आप 50 स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो इट विल बी वेरी लेंथी, बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए रेपिटेशन का कंसेप्ट आता है कि रेपिटेशन में फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स, इफ एल्स, स्विच स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें एक कंडीशन को इवेल्युएट किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसमें इसकी जो टाइप्स हैं इफ एल्स और स्विच स्ट्रक्चर है। डिफरेंस नेक्स्ट आ जाते हैं बिटवीन सिंपल इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट।
सिंपल इफ में क्या होता है कि इफ के बाद कंडीशन आएगी और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर स्टेटमेंट दी जाती है। अगर वो आफ्टर इफ जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू है तो देन स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो गिवन हम दिया है वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगी और कंडीशन फॉल्स होने के केस में कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगी। अब इफ एल्स में क्या है, इफ एल्स में यह है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो देन एल्स के बाद स्टेटमेंट लिखेंगे और एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट रन होगी अगर कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट रन होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो ये था इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाए मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। जब एक से ज्यादा कंडीशंस को इवेलुएट करना होता है तो देन मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज की जाती है। इसमें सबसे पहले इफ से स्टार्ट होगा, इफ के बाद कंडीशन आएगी, देन स्टेटमेंट आएगी, उससे नेक्स्ट अगेन एल्स इफ और उसके बाद कंडीशन आएगी, फिर स्टेटमेंट आएगी और तमाम कंडीशन जो है वो एल्स इफ के बाद लगाई जाएंगी और लास्ट पे एल्स के बाद वो स्टेटमेंट आएगी जो कि उन तमाम कंडीशंस के फॉल्स होने के केस में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें से ओनली वन कंडीशन ट्रू होगी, एक से ज़्यादा ट्रू नहीं हो सकती। जो कंडीशन ट्रू होगी उसकी स्टेटमेंट रन होंगी। अगर सब कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो आफ्टर एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मीन्स एन इफ विद इन एन अदर इफ। एक इफ स्टार्ट किया, उसके बाद उसके अंदर में एक उसकी स्टेटमेंट वाले पार्ट में एक और इफ पुट कर दिया। अब बाहर जो स्टार्ट किया इफ उसको आउटर इफ कहेंगे और उसमें जो पुट किया वो इनर इफ कहलाएगा। अगर तो आउटर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इनर इफ एग्जीक्यूट होगा, अगर आउटर इफ ही फॉल्स है तो इनर इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट है डिफाइन लूप। लूप क्या है? ये आइटरेटिव स्ट्रक्चर है। मीन्स के दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि अगर आप अपना नेम 50 टाइम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप 50 स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे प्रिंट एफ की, बल्कि आप लूप यूज करेंगे। तो लूप जो है ये हमारे जो रेपिटेशन वर्क है उसके लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप। फॉर एंड वाइल लूप इंपॉर्टेंट लूप्स हैं जो किसी लैंग्वेज में यूज होते हैं। फॉर लूप जो है तब यूज होगा जब आइट्रेशंस गिवन होंगी कि इतनी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। मीन्स कि व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर known then for loop is used and when number of iterations are not known means unknown है, iterations का नहीं क्लियर मालूम, तो then while loop यूज होगा। तो दोनों में जो है वो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलेगा, जब तक कंडीशन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, मीन्स एंड हो जाएगा। एक बात और कि while के अलावा एक डू वाइल लूप है। वाइल और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? वाइल में कंडीशन पहले इवैल्यूएट की जाती है, चेक की जाती है, और डू वाइल में डू के बाद स्टेटमेंट्स पहले आएंगी लेकिन कंडीशन वाइल की बाद में आएगी। और उसमें क्या है डू में कि अगर चूंकि कंडीशन बाद में चेक होनी है, कंडीशन फॉल्स भी हो फर्स्ट स्टेप पे फर्स्ट आइट्रेशन में, पहला जो साइकिल है वो फर्स्ट आइट्रेशन कहलाएगा, सेकंड को सेकंड आइट्रेशन कहेंगे। इसी तरह ये साइकिल चलेंगे लूप के अंदर और आइट्रेशंस कहलाएंगे। तो बात कर रहे थे डू वाइल लूप की कि डू वाइल में अगर फर्स्ट आइट्रेशन में कंडीशन फॉल्स भी है देन भी एक वन टाइम स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होंगी, बिकॉज स्टेटमेंट्स पहले लिखी जाती हैं और कंडीशन जो है वो बाद में इवैल्यूएट होती है। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं है। फॉर लूप में अगर फर्स्ट आइट्रेशन में ही कंडीशन फॉल्स है तो लूप फर्स्ट पर ही टर्मिनेट कर जाएगा। और वाइल में भी ऐसे ही है, ओनली वाइल लूप में भी कि अगर फर्स्ट पर ही कंडीशन फॉल्स है तो देन लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके वाइवा के क्वेश्चंस। आई थिंक आप सब जो है इसको कंप्लीट वॉच करेंगे। अगर आप ये 1 घंटा अपना इसको देते हैं तो आप 50 बाय 50 मार्क्स इंशाल्लाह गेन करेंगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। और इसको लाजमी देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।